चलिए, भारतीय राज व्यवस्था के इस खंड में हम लोग जो संविधान सभा का दृष्टिकोण है वो मुख्य परीक्षा के संदर्भ में जो बातें हैं उसको देख रहे थे। और उस दौरान जो टॉपिक हमने ऑप्ट किया था, जो चुना था, वह टॉपिक था संविधान सभा की आलोचना। यानी जैसे विद्वानों ने या जो भी उस समय के राजनीति शास्त्री हैं, आज के राजनीति शास्त्री हैं, उन सभी राजनीति विज्ञानियों ने भारत की संविधान सभा को लेकर कुछ अपने मत व्यक्त किए हैं। तो कुछ राजनीति विज्ञानी जो है वो संविधान सभा के समर्थन में हैं, कुछ राजनीति विज्ञानी उस संविधान सभा की आलोचना भी करते हैं। तो जो संविधान सभा के आलोचक लोग हैं, उन आलोचकों ने संविधान सभा को कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर क्रिटिसाइज किया है, उसका क्रिटिसिज्म हुआ है। तो उनके उसी क्रिटिसिज्म को थोड़ा सा संदर्भ में लाना है और उसको अपने तार्किक बातों से उसको हम लोग को क्रॉस करना है, काटना है, ताकि हम अपने संविधान सभा की जो इम्पोर्टेंस है, जो उसकी महत्ता है, उसको हम स्थापित कर सकें। तो भारत की जो संविधान सभा बनी, उस संविधान सभा के आलोचना का जो पहला वीडियो रहा है, उस पहले वीडियो में मैंने दो प्रमुख बिंदुओं की चर्चा की है। आइए आज एक और बिंदु की चर्चा उस आलोचना के संदर्भ में मैं आपके सामने रख रहा हूं, और वो चर्चा है कि संविधान के पीछे लोक स्वीकृति का अभाव। यानी भारत की जो संविधान सभा बनी और उसने जो भारत के लिए संविधान बनाया, उस संविधान को आलोचक ये कहते हैं कि बिना जनता की सहमति लिए, बिना जन स्वीकृति लिए, बिना रेफरेंडम के, यानी बिना जनमत संग्रह के उसको आसानी से 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया। ये ठीक है कि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान जो है वो लागू हो गया, लेकिन जब भारत का संविधान लागू हुआ तो आलोचक ये कहते हैं कि उसके लिए जनमत संग्रह नहीं कराया गया, जनता की स्वीकृति नहीं ली गई। ये ठीक है कि हमने जनमत संग्रह नहीं कराया, हमने जन स्वीकृति नहीं ली उस संविधान के लिए, और बिना जन स्वीकृति के ही उस संविधान को उस समय लागू किया। तो तत्समय जो हमने उस संविधान को लागू किया 26 नवंबर 1949 को, अंशतः ही सही, पूर्णतः तो 26 जनवरी 1950 को हमने लागू किया था। तो जिस कारण से संविधान सभा का चुनाव हम प्रत्यक्ष ढंग से नहीं करा सके थे और वह अप्रत्यक्ष ढंग से हुआ था, क्योंकि देश में चारों तरफ हिंसा, तनाव, अशांति, दंगा, फसाद का वातावरण था। इस अशांत वातावरण में चुनाव करा पाना मुश्किल था, संभव नहीं था। तो जिस कारण से हम संविधान सभा का चुनाव नहीं करा सके, उसी कारण से हम संविधान के लिए भी जनमत संग्रह नहीं करा सके। तो संविधान के लिए जब हम जनमत संग्रह नहीं करा सके, जब हमने रेफरेंडम नहीं कराया, तो ऐसा थोड़ी है कि हमारी संविधान जनता के ऊपर थोप दिया गया है। नहीं, हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा जो संविधान बनाया गया, वह संविधान हमारी जन आकांक्षाओं का ही तो प्रतिनिधित्व करता था। और अगर उस संविधान को हम जनता के लिए जनमत संग्रह हेतु रखते भी तो उससे क्या हो जाता, क्योंकि वह जनता जो थी वो तो उस संविधान की कानूनी जटिलताओं को समझने में बहुत हद तक सक्षम नहीं थी।
क्योंकि उसमें काफी ज्यादा जटिलताएं थी। तो इन आधारों पे कि संविधान को जनता के सामने नहीं रखा गया, उसको ये कहना कि उस पर लोक स्वीकृति का अभाव है, उस पर जन स्वीकृति का अभाव है, ये कहना सही प्रतीत नहीं होता है। क्योंकि एक तो माहौल भी वैसा नहीं था और दूसरा उन जटिलताओं को जनता होता है ना, ये थोड़ा उस समय नहीं थी कि वो उन संविधान की कानूनी जटिलताओं को समझ सके, अपनी एक बेहतर समझ उस पर बना सके। तो ये है संविधान के पीछे लोक स्वीकृति का अभाव। अब इसमें जो चौथा जो महत्वपूर्ण आलोचना का विषय है वो है संविधान सभा में वकीलों का प्रभुत्व है ना। संविधान सभा में वकीलों का प्रभुत्व, देखिए आलोचकों का काम है कि विभिन्न आधारों पे संविधान को या संविधान सभा को आलोचना का शिकार बनाए। आलोचक जो लोग थे, आलोचकों ने ये बड़ा आश्चर्यजनक एक आलोचना रखा कि भाई संविधान सभा में वकीलों का प्रतिनिधित्व, उन्हीं का ज्यादा उसमें प्रभाव था। ये बात सही भी दिखाई पड़ती है कि संविधान सभा के जितने भी लोग चुने गए उसमें अधिकता वकील थे जो वकालत की पढ़ाई पढ़े हुए थे। तो ऐसी स्थिति में जब संविधान सभा वकीलों के प्रभुत्व में थी तो आलोचक के बिंदु सामने रखते कि भाई संविधान सभा में किसानों का, मजदूरों का आदि का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला। उनका कहना है कि चूंकि भारत एक एग्रीगेरियन इकोनॉमी वाला राष्ट्र है, एक कृषि प्रधान देश है, इस देश की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है, इस देश की सामाजिक व्यवस्थाएं कृषि पर निर्भर है, तो भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो भारत जब एक कृषि प्रधान देश है और उसमें किसानों का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं होता, ये ठीक नहीं है। यहाँ के अधिकांश लोग कृषक हैं, तो कृषक समुदाय की बहुतायत होने के बावजूद भी कृषक लोगों का समान प्रतिनिधित्व नहीं होना, ये हमें आश्चर्य में डालता है। ये बात ठीक है कि कृषकों का इसमें प्रतिनिधित्व जो है वो बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन यह आरोप जो संविधान सभा पर लगाया गया है कि भाई एक वकीलों का प्रभुत्व था, ये तर्कसंगत है, ये ठीक नहीं। क्योंकि अब जैसे किसान या साधारण आम जन, संविधान जो होता है, संविधान एक जटिल कानूनी दस्तावेज होता है जिसमें उस राज्य की सारी विधिक व्यवस्थाओं को शामिल किया जाता है। तो ऐसे हालात में जब संविधान एक जटिल कानूनी दस्तावेज है, एक साधारण सा किसान उसको कैसे समझ सकता है? एक सामान्य नागरिक की उतनी जटिल समझ कैसे हो सकती है? इसलिए ये कहना कि भाई संविधान सभा में इनका प्रतिनिधित्व नहीं था, ये ठीक नहीं। क्योंकि भाई जहां जिसकी जरूरत है
वही ना उसको शामिल किया जाएगा। अब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मान लीजिए कि जो बड़ी बड़ी इन्फोसिस, टीसीएस जैसी बड़ी कंपनी, अब यहाँ पर आईटी सेक्टर्स के हायर स्किल्ड प्रोफेशनल्स की आवश्यकता। अब वहां पर किसी साधारण सा जिसके पास वो आईटी सेक्टर की कोई जानकारी नहीं, उसको वहां पर ले जाया जाए तो वो कंपनी में क्या योगदान कर सकता है? तो भारत के संविधान को बनाने में भी, अब जानते हैं कि संविधान एक कानूनी दस्तावेज है, तो कानून की समझ रखने वाले व्यक्ति को ही ना उस कानून को बनाने की जिम्मेदारी दी जाए। उस कानून के निर्माण के बारे में उसी से वो चर्चा किया जाएगा, उसी पर वो डिस्कशन होगा, वही उस पर अपनी राय बनाएगा, वही उस विधान का निर्माण करेगा। आम जन जिसको उस विधान के बारे में जानकारी ही नहीं है, जो कानून के बारे में जानकारी ही नहीं रखता है, वो क्या उसमें अपना योगदान कर पाएगा? इसलिए आलोचकों का काम है आलोचना करना, लेकिन ये जो आलोचना का आधार लोगों ने चुना कि इसमें वकीलों का प्रतिनिधित्व था, ये सही नहीं, ये ठीक नहीं। क्योंकि भाई संविधान में जिस चीज की जरूरत थी, उस चीज की पूर्ति इसी से संभव था, इसी से होना था, इसलिए ऐसा काम किया जा रहा है ना। चलिए अब एक पांचवा बिंदु जो है वो जो आलोचना का, उसको भी थोड़ा आप देख लीजिए और उसको भी थोड़ा आप समझ लीजिए कि वो क्या है ना। चलिए संविधान सभा में हिंदुओं का प्रभुत्व, संविधान सभा में हिंदुओं का प्रभुत्व, कई आलोचकों ने इस आधार पर ही संविधान सभा की आलोचना की। एक चर्चिल स्पष्ट शब्दों में कहता है कि भारत की संविधान सभा भारत में रहने वाले एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व। उसका इशारा कहा, वो बड़ा समुदाय जो कह रहा है, वह बड़ा समुदाय कहने का क्या मतलब? हिंदू, है ना। तो संविधान सभा जो है वो हिंदुओं की एक महत्वपूर्ण संस्था है, ऐसा कहा है कि भाई संविधान सभा एक बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करती। एक व्यक्ति था जिसका नाम था लॉर्ड वाइकाउंट, और उसने साफ शब्दों में इस बात को कहा कि भाई जो भारत की संविधान सभा है वो हिंदुओं की निकाय है, वो हिंदुओं की बॉडी है, हिंदुओं का समुदाय है, ऐसा लॉर्ड वाइकांट ने कहा था। तो ये ठीक है कि ये लोग ये बात कर रहे हैं, अगर संख्या के अनुरूप गिना भी जाएगा तो हिंदुओं की संख्या अधिक निकलेगी, स्वाभाविक बात है कि निकलेगी, क्योंकि हिंदू वर्ग की जो संख्या है वो इस देश में सर्वाधिक है। तो चूंकि संविधान सभा का जो गठन किया गया कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा, तो कैबिनेट मिशन योजना ने जो संविधान सभा को बनाया, संविधान सभा को जो गठित किया, ये किस आधार पर किया था? जनसंख्या के आधार पर किया था। कहा था कि प्रति 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य चुना जाएगा। तो ये जो इसमें क्या होगा, प्रति 10 लाख में भाई जिस वर्ग की आबादी ज्यादा हो उसके सदस्य तो सर्वाधिक ज्यादा चुने जाएंगे, इसमें क्या संशय वाली बात है ना। इसमें तो किसी प्रकार का कोई संशय, दुविधा और आश्चर्य करने वाली बात भी नहीं दिखती है कि भाई जिस वर्ग की आबादी ज्यादा होगी और आबादी के आधार पर ही चुना जाएगा, यानी
तो सर्वाधिक सीट उसी वर्ग का आएगा जिस वर्ग की आबादी सर्वाधिक है। तो हिंदुओं की आबादी इस देश में सर्वाधिक थी और है भी, तो सर्वाधिक सीट हिंदुओं के जिम्मे आएगा ही। इसमें क्या आलोचना और क्या इसमें ये कहना कि ये हिंदुओं की निकाय है, ये फलाना की इकाई है, ये तो ये सब एक बहाना था भारत के संविधान सभा को हेय दृष्टि से देखने का। ये सब भारत की संविधान सभा को नीचा दिखाने, भारत की संविधान सभा को कमजोर करने का ये सब एक पॉइंट था। बाकी अगर इंसान तो मुझे तो इसमें किसी भी तर्क में वो मजबूत चीज है कि इन लोगों ने आलोचना किया है हमारे संविधान सभा का, लेकिन आलोचना के जो आधार इन लोगों ने बनाए हैं वो सार्थक नहीं है ना, वो बेहतर नहीं है। इसीलिए ये भी तर्क फिट नहीं बैठ रहा है कि भाई जो संविधान सभा में हिंदुओं का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व है ये होगा। हाँ, तो हमें इससे कोई फर्क विशेष नहीं पड़ रहा है ना। चलिए, तो अगला है एक, इसी में आप लिख सकते हैं उसको भी कि संविधान सभा में संविधान सभा में कांग्रेस का प्रयोग, ये भी जो मत है ये भी वैसा ही, ये भी वैसा ही। कई आलोचक जो है वो संविधान सभा में कांग्रेस के प्रभुत्व की आलोचना करते हैं। राजनीतिज्ञ है, प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ है, प्रसिद्ध व्यक्ति है विंस्टन चर्चिल, और चर्चिल ने कहा है कि यह एक दलीय प्रभुत्व वाली सभा है, यानी कांग्रेस जो आई है वो एक दलीय प्रभुत्व वाली सभा है, यानी उसमें एक ही दल का प्रभुत्व है, एक ही दल का समावेश है। सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही सभा, ऐसा करना है चर्चिल का। तो बहुत बड़ी बात करना है कि सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही सभा। ये आलोचक इस मत को सामने रखते हैं, लेकिन जैसे हिंदुओं के प्रभुत्व वाले मत को स्वीकार करने में कठिनाई होती है, वैसे ही इस कांग्रेस मत को स्वीकार करने में भी कठिनाई, ये भी स्वीकार कर पाना हमारे लिए संभव नहीं है, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। आलोचक जरूरी बात कह रहे हैं चर्चिल जैसे लोग कि कांग्रेस का प्रतिनिधित्व ज्यादा है, कांग्रेस के प्रतिनिधि इसमें ज्यादा है। अरे भाई, तो होते हैं ना इसमें, फिर वही बात, इसमें आश्चर्य की क्या बात है और ये आलोचना का आधार क्यों बनाया जा रहा है? कांग्रेस ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया, कांग्रेस के नेतृत्व में इस देश को आजादी मिली, भारतीय जनमानस के मन में कांग्रेस इस देश में आजादी दिलाने वाली एक संस्था के रूप में स्थापित थी। तो जो कांग्रेस इतनी बड़ी ब्रिटिश सत्ता से इस देश को आजादी दिलाई है, ऐसी मानसिकता जब इस देश की जनता के मन में थी, तो वह जनता किसी दूसरे पार्टी को अपना प्रतिनिधि कैसे चुन? जो लोग कांग्रेस के लीडर थे, उन्होंने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को फ्रंट फुट से लीड किया। वे भारतीय जनमानस के मन में एक पूजनीय व्यक्ति के रूप में अपना स्थान बनाए हुए। तो फिर वो संविधान सभा में चुनकर नहीं आएंगे तो कौन है? उनका प्रतिनिधि संविधान सभा में चुनकर नहीं आएगा तो कौन है? एकमात्र
राष्ट्रीय दल के रूप में, राष्ट्रव्यापी प्रभाव वाले दल के रूप में कांग्रेस का अस्तित्व। तो किसका सर्वाधिक सदस्य चुनकर आएगा? तो कांग्रेस। उस समय उसका कांग्रेस के विकल्प में जितने भी पार्टियां मौजूद थी वो सभी छोटी और सीमित प्रतिनिधित्व वाली पार्टियां, उनके पास वो जनमानस की शक्ति नहीं थी, उनके पास वो जनमत का ताकत नहीं था जो ताकत जनता कांग्रेस के पास। संविधान सभा में कांग्रेस के द्वारा चुनकर आए हुए सदस्यों ने जनमत की उसी ताकत को जनमत की उसी ताकत को दिखाया है कि उसके पास किस तरह का जन समर्थन है। तो आलोचकों का ये मत है, ये भी बहुत हद तक ठीक नहीं है ना। इसका जो पीडीएफ है आलोचना का वो आपको व्हाट्सएप में कर देता हूं, आप उसको देख लीजिएगा और उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा या उसे नोट कर लीजिएगा, आपको जो इच्छा हो आप वैसे कर लीजिएगा। ये जो पॉइंट रहा है हम लोगों के पास 4-5 पॉइंट जिसपे हम लोगों ने संविधान सभा की आलोचना को आधार बनाया है। अब हम लोगों को जो अलग एक टॉपिक बनाना है, अलग एक हेडिंग बनाना है। संविधान सभा जो कार्य कर रही थी तो संविधान सभा के सामने इस देश में कई सारी चुनौतियां भी थी जिसको हल करना था। संविधान सभा के सामने केवल संविधान निर्माण की ही चुनौती नहीं थी, संविधान सभा के सामने इस देश की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति से निपटने की भी चुनौती थी। भारत के राजनीतिक एकीकरण की भी चुनौती थी, भारत के सामाजिक सद्भाव की भी चुनौती थी, भारत में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यकों के बीच में सामंजस्य स्थापित करने की भी चुनौती थी, भारत में देशी रियासतों की क्या स्थिति हो, उसको क्या स्थान दिया जाए, उसकी चुनौती थी। जो भारत में संविधान सभा गठित हुई थी तो संविधान सभा में भी संविधान निर्माण को लेकर कई मत मौजूद थे, कई विचारधाराएं मौजूद थी, उन सभी विचारधाराओं को भी साथ लेकर चलने की चुनौती थी। तो संविधान सभा ने अपने इन चुनौती से अपने को किस रूप में बाहर निकाला और किस प्रकार इन सारी चुनौतियों के प्रवाह से प्रवाहित होते हुए, इन सारी चुनौतियों के झंझावात से बाहर निकलते हुए संविधान सभा ने भारत के लिए एक ऐसी अप्रतिम, अद्वितीय और एक ऐसा प्रगतिशील संविधान का निर्माण करके दिया जो संविधान उस तत्कालीन समय में जितना बहुत प्रासंगिक था, दिन बीतने के साथ वह उतना ही प्रासंगिक होता चला गया, वह उतना महत्वपूर्ण बनता चला गया। तो संविधान जो संविधान सभा के द्वारा निर्मित हुआ, उस प्रावधानों को समझने के लिए, इन संविधान सभा के चुनौतियों को समझिए, तब जाके आप उस स्थिति तक पहुंच पाएंगे कि अगर संविधान सभा में अल्पसंख्यकों के लिए कुछ विशेष प्रावधान किया गया तो उसको क्यों क्या था। तो ये सब सारी चीजों का वर्णन आपको इस संविधान सभा के चुनौतियों में मिलेगा। तो आप हेडिंग बना सकते हैं संविधान सभा के समक्ष चुनौतियां, है ना। और इसकी चर्चा कल के क्लास में, कल यानी सोमवार के क्लास में